नमस्कार। अदिति की पाठशाला पर मैं रिपुसूदन चौबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 9th के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगले पार्ट में आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, यानी किस तरह जो फ्रांस है वह एक संवैधानिक राजतंत्र कैसे बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब होता है संवैधानिक राजतंत्र। इसके बारे में चर्चाएं हम करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फ्रेंच बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, एक एक चीजों को मैं आपको क्लियर करूंगा। पहले हम चर्चा करेंगे इस फिगर पर। आप देख रहे हैं इसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स की बात हो रही है। तो लेजिस्लेचर्स में आप देख रहे हैं कि नेशनल असेंबली है जिसमें 745 मेंबर्स हैं और उसे इस नेशनल असेंबली को इलेक्टर यानी 50,000 मैन मिलकर चुनते हैं। किसके द्वारा? वोट के द्वारा। अब वोट कौन देता है? एक्टिव सिटीजन। जो एक्टिव सिटीजन हैं वो वोट देते हैं। पैसिव सिटीजन जिन्हें कोई वोट राइट नहीं है, जो लगभग 3 मिलियन मैन हैं, और वेमेन और चिल्ड्रेन एंड यूथ जो बिलो है 25 ईयर। तो वोट देने का अधिकार एक्टिव सिटीजन को दिया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस में, उसमें राइट टू वोट का जो अधिकार था वह एक्टिव सिटीजन के पास था और एक्टिव सिटीजन वोट के द्वारा इलेक्टर्स को चुनते थे। इलेक्टर्स का मतलब जो हम आज के समय डेमोक्रेसी में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो वही सारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इंडिया में वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने गए होते हैं, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो, वो सभी मिलकर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। उसी तरह जो एक्टिव सिटीजन थे वो इलेक्टर्स यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते थे, जिनकी संख्या 50,000 मैन यानी 50,000 आदमी होते थे। और वो 50,000 आदमी फ्रांस के नेशनल असेंबली के 745 मेंबर को चुनते थे। और यह नेशनल असेंबली उस समय फ्रांस की पार्लियामेंट होती थी। यह नेशनल असेंबली मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल होती थी, किंग के ऊपर इसका कंट्रोल था और यहां तक कि जुडिशरी के ऊपर भी इसका कंट्रोल होता था। जुडिशरी पब्लिक को जस्टिस देने के लिए बनाई गई थी, यानी न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फ्रांस में जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था। तो मेरी बात यहां पर आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि जो जुडिशरी है, यानी ये जुडिशरी जो है यह एक इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन थी और एग्जीक्यूटिव से लेकर नेशनल असेंबली तक, यानी यह इंडिपेंडेंट हो गई और यह जो एग्जीक्यूटिव और नेशनल असेंबली थी यह क्या हो गई? ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। यानी जो मेन गवर्नमेंट पार्ट है, अगर हम मेन गवर्नमेंट पार्ट की बात करें तो मेन जो गवर्नमेंट पार्ट का हिस्सा थे वो ये थे। अब बचे जो पैसिव सिटीजन, यानी ये सिटीजन्स जो बचे, यानी अगर हम इन सिटीजन्स की बात कर लें तो ये जो सिटीजन्स बचे ये कैसे हो गए? ये सिटीजन्स जो थे ये इनएक्टिव सिटीजन्स में आने लगे। मतलब इन्हें नो राइट ऑफ वोट था, यानी कोई वोट देने का अधिकार नहीं था। अब एज क्या थी? जो 25 ईयर यानी 25 ईयर से कम थे, उसमें भी कंडीशंस थी, उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस थी। उन कंडीशंस को हम चैप्टर वाइज या एक एक पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि जो नेशनल असेंबली थी, यानी ये जो नेशनल असेंबली थी यह इनके द्वारा चुनी जाती थी, यानी इसका चुनाव ये करते थे। और इनको कौन चुनता था? ये एक्टिव मेंबर चुनते थे। और ये नेशनल असेंबली किंग और मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल रखती थी। बात समझ में आ गई? तो आइए एक एक टॉपिक को ध्यान से देखें कि द नेशनल असेंबली कंप्लीट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन
1791 जो नेशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप को 1791 में पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। इट मीन्स ऑब्जेक्ट वाज लिमिट एंड पावर ऑफ मोनार्ची, यानी मतलब उसमें जो ऑब्जेक्ट थे, मतलब उसमें ऐसे प्रावधान बनाए गए थे कि मोनार्च यानी राजतंत्र के शक्तियों को सीमित कर दिया गया। These power, instead to being concentrated in hands of one person, were now separated to assign to different institution। कह रहा है कि पहले के समय जो शक्ति किसी एक व्यक्ति के अधीन होती थी या राजा के अधीन होती थी, वह जो शक्ति है वह इंस्टीट्यूशन के माध्यम से अलग अलग कर दी गई, यानी वह शक्तियां इंस्टीट्यूशन यानी संस्थानों को दे दी गई। द लेजिस्लेचर्स, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, किसको किसको दे दी गई? लेजिस्लेचर्स यानी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जिसको आप कहते हैं जो वर्क होता है, ये लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के दो भाग होते हैं, एंड जुडिशरी न्यायपालिका को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। The made French constitutional monarchy example figure 7 explain how new political system work। जो फिगर 7 है, फिगर 7 का मतलब इस फिगर की बात कर रहा है वो। फिगर 7 में सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन किया गया है। अगर आपके पास बुक होगी तो आप इसको जब देखेंगे बुक में तो ये सारी चीजें बिल्कुल उसमें साफ दी गई हैं कि फ्रांस का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम था वो कैसे कार्य करता था। The Constitution of 1791 vests to the power to make law in the National Assembly, which is indirectly elected। Constitution जो बनाया गया था 1791 में, उसमें जो नियम बनाने का अधिकार था, जो कानून बनाने का अधिकार था, वो नेशनल असेंबली के पास था, जिसका चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होता है। मैंने फिगर में आपको बताया है कि पब्लिक इलेक्टर को चुनती है और इलेक्टर नेशनल असेंबली को चुनते हैं। संख्या अगर पूछे तो पब्लिक जो थी यानी जो लोग थे वो मिलकर 50,000 इलेक्टर को चुनते थे और वो 50,000 इलेक्टर मिलकर 745 जो नेशनल असेंबली के मेंबर थे उनका चुनाव करते थे। दैट इज द सिटीजन वोट फॉर ग्रुप ऑफ इलेक्टर हु इज टर्न चूज टू असेंबली, जिसमें सिटीजन जो है एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर का चुनाव करते थे और वो ग्रुप ऑफ इलेक्टर नेशनल असेंबली को चुनते थे। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड राइट टू वोट, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ओनली मैन अबव द 25 ईयर ऑफ एज हु पेड टैक्स इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेज। कह रहा है कि वह आदमी जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो और जो लगभग टैक्स जो है वो एक मजदूर, एक लेबर के 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देता हो। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि फ्रांस में उसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था जो 3 लेबर की मजदूरी का टैक्स जो है वो जमा करता हो, यानी 3 मजदूरों के 3 दिन की मजदूरी का टैक्स वो जमा करता हो, वही वोट देने का अधिकार था। कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं जो संपन्न व्यक्ति था उसे वोट देने का अधिकार था। और उसे क्या कहा जाता था? एंड वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, और उसे एक्टिव सिटीजन या जागरूक नागरिक कहा जाता था। दैट इज वाई दे वर इंटेल्ड टू वोट, यही वो रीजन था जिससे उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वेयर क्लास टू पैसिव सिटीजन, और जो बचे हुए मैन और वुमेन थी उन्हें पैसिव सिटीजन में रखा गया। टू क्वालिफाई टू इलेक्टर्स दैन मेंबर्स ऑफ असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। कह रहा है कि इलेक्टर्स या मेंबर्स ऑफ असेंबली यानी असेंबली के मेंबर्स को बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को टैक्स पेयर के हाईएस्ट ब्रैकेट को पार करना होता था या उसे हाईएस्ट टैक्स पेयर बनना पड़ता था। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन टू डिक्लेरेशन द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑल सिटीजन्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन,
equality before law were established as a natural and inalienable rights that is they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was duty of the state to protect its citizen natural rights. कह रहा है कि जो संविधान बनाया गया उसमें फ्रांस के संविधान में राइट्स के डिक्लेरेशन किए गए, यानी लोगों के अधिकारों को बताया गया, सभी नागरिकों के, सभी मैन यानी मेल पुरुषों के अधिकारों को बताया गया। फीमेल की बात हम नहीं कर रहे हैं, सभी मेल यानी सभी पुरुषों की बात यहाँ हो रही है, महिलाओं की बात नहीं हो रही है। सभी पुरुषों को अधिकार दिया गया। क्या अधिकार था उनको? कि वो राइट टू लाइफ यानी अपने जीवन को जी सकते हैं और अपने अधिकारों को जी सकते हैं। कौन कौन से अधिकार? यानी उन्हें जीने का अधिकार दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उन्हें बोलने का अधिकार दिया गया। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, उन्हें अपने विचारों को अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी वो कानून की दृष्टि में समान होंगे। और क्या अधिकार दिया गया? इन्हें नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स यानी प्राकृतिक और कभी समाप्त न होने वाले अधिकारों की श्रेणी में रखा गया, जिससे कि हर ह्यूमन को यह अधिकार जन्म से प्राप्त हो और इसे लिया न जा सके, यानी कोई भी सरकार इसे ले न सके, ऐसे अधिकारों में रखा गया। और यह भी कहा गया कि इट वॉज ड्यूटी ऑफ द स्टेट, यह राज्य या देश की जिम्मेदारी है कि प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन नेचुरल राइट्स, हर नागरिक के प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए या हर नागरिक के प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। अब आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। वो कौन कौन से राइट्स डिक्लेयर किए गए? कि मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री टू इक्वल इन राइट्स, जो मनुष्य जन्म लेता है वह फ्री होगा और उसे सभी अधिकार दिए जाएंगे। The aim every political association is to preservation of natural and inalienable rights to man. They are liberty, property, security, resistance to oppressions. कह रहा है यह पॉलिटिकल एसोसिएशन की का एम होगा, हर राजनीतिक संगठन का एक लक्ष्य होगा कि हर मैन यानी हर पुरुषों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की जाए, उन्हें स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और आवास की व्यवस्था दी जाए, यानी उन्हें रेजिडेंशियल ऑपरेशन यानी वो कहीं आ जाकर आवास बना सकते हैं, इसकी सुरक्षा दी जाए। The source of all sovereignty resides to be nation. No groups or no individuals may exercise authority that does not come from the people. कह रहा है कि सारे लोगों को समान अधिकार दिया जाए राष्ट्र में, किसी ग्रुप, किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष को किसी विशेष प्रकार का कोई भी प्रावधान न दिया जाए। Liberty consists of the powers to do whatever no injurious to other. स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि आपको शक्ति दे दी गई कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। स्वतंत्रता का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, यानी स्वतंत्रता से समाज या दूसरों को नुकसान या इंजर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी दूसरों से घायल नहीं होना चाहिए। The law has to right to forbid only actions of injurious to society. कानून तभी तक प्रतिबंधित है, यानी कानून तभी तक आपको स्वतंत्र छोड़ा है जब तक आप सोसाइटी में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं या सोसाइटी को कोई कष्ट नहीं देते हैं। जैसे ही आप सोसाइटी को हार्म करेंगे, आपके ऊपर नियम और कानून लग जाएंगे। Law of expression of the general will. All citizens have right to be participate in its formation personally and through their representative. All citizens are equal before it. कोई भी कानून जो बनता है उसमें सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सभी लोग नियम में समान हैं। No man may be accused, arrested or denied expert in cases of determined by the law. किसी भी मनुष्य को या किसी भी पुरुष को बिना किसी क्राइम्स के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जब तक उसके ऊपर कोई केस फाइल नहीं होता है।
एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट, प्रिंट फ्रीली। हर व्यक्ति बोल सकता है, लिख सकता है और प्रिंट कर सकता है। ही मस्ट हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अब्यूज सच एज लाइबिलिटी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। कह रहा है हर नागरिक की या हर पुरुष नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह स्वतंत्रता के नियमों का पालन करे और कानून का पालन करे। For the maintain the public force to main the expense of administration, common tax is indispensable. He must estate equally on the all citizens and proportion for their meals. कह रहा है कि पब्लिक फोर्स और उसके एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन में को चलाने के लिए एक सामान्य कर की व्यवस्था की गई जो सभी सिटीजन नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। समान रूप से सभी नागरिक उसको शेयर करेंगे, उसके हिस्से को पे करेंगे। Since property and scarce are inviolable rights, no one be deprived it unless the legally established public necessity required it. In that cases, a just compensation given by advance. कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति इनवायलेंस राइट्स यानी कोई विशेष राइट या विशेष संपत्ति की मांग करता है तो लीगली अगर वह पब्लिक की जरूरत के अनुसार होगा तो उसके लिए सरकार द्वारा उसे कंपनसेशन दिया जाएगा या सरकार द्वारा उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा और उसके लिए उसे एडवांस में कुछ लायबिलिटीज भी प्रदान की जाएगी। तो यही कुछ विशेष राइट फ्रांस में दिए गए थे, इसलिए मैंने इसको बताया कि आप ध्यान से इसको पढ़ें और इसके बारे में जानने का प्रयास करें। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में आपको मैं बता दूं, कभी कभी यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि ये पॉलिटिकल सिंबल्स क्या होते हैं। तो देखिए ब्रोकन चेन, जो टूटी हुई चेन है, किसका सिंबल है कि चेन वर यूज्ड टू फ्लैटर स्लैब्स। दासों को बांधने के लिए चेन का प्रयोग किया जाता है था पहले। ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर एक्ट बिकमिंग फ्री। ये टूटी हुई चेन स्वतंत्रता का प्रतीक थी। ध्यान से समझिए आप, स्वतंत्रता का प्रतीक थी यानी स्वतंत्र होने का यह टूटी हुई चेन प्रतीक थी। दूसरा है a bundle of rods or festers. One rod can be easily broken but not entire bundle. Strength lies in unity. कह रहा है कि बंडल ऑफ रॉड यानी रॉड के जो बंडल हैं वह प्रतीक थे एकता के, कि एक रॉड को आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन उसके बंडल को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। यह प्रतीक था किसका? यूनिटी का। अगला जो है an eyes within the triangle writings light, all things eyes stand to knowledge the ray of sun will drive away the clouds of ignorance. कह रहा है कि जो ये आंख है यह ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान से वह जो अंधकार था अज्ञान का, भय का, उसे दूर किया गया। स्टेपल सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये जो स्टेपल्स है ये स्टेपल सिंबल है रॉयल यानी राजशाही शक्ति का। स्नेक बिंग इट्स टेल फ्रॉम द रिंग्स सिंबल ऑफ इंटेंट्री, द रिंग हैज नाइदर ब्रेकन नॉर एंड। कह रहा है कि यह लगातार चलने वाले संघर्ष की प्रतीक है रिंग, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। अगला जो सिंबल है रेड पाइगेंस कैप्स वर worn by the slaves from becoming free. यह जो लाल कैप है इसे दास तभी पहनते थे स्लैब्स जब वो स्वतंत्र हो जाते थे। ब्लू वाइट रेड इज नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, जो ब्लू वाइट रेड है वो फ्रांस का राष्ट्रीय कलर है। विंग्ड वुमेन परफॉर्निकेशन ऑफ लॉ, यह जो विंग वुमेन यानी पंख वाली महिला है यह कानून का एक प्रतिबिंब है यानी कानून का पालन करवाने का प्रतिबिंब है। द लॉ टेबल, द लॉ इन इट्स सेम फॉर ऑल एंड ऑल इक्वल बिफोर द लॉ। कह रहा है जो कानून है वह सभी के लिए समान है और सभी कानून की नज़र में समान है। तो यहाँ तक मेरी समझ से आपको बात समझ में आई होगी कि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये सारी चीज़ें यहाँ तक, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बिल्कुल बनते हैं, काफ़ी प्रश्न बनते हैं। अब जो तीसरा बिंदु है यानी हमने 2 बिंदुओं को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार कर लिया, कुल मिलाकर इसमें 5 बिंदु हैं। तीसरे बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु है फ्रेंच एबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। कह रहा है कि फ्रांस में पूरी तरह मोनार्ची को समाप्त कर दिया गया और इसे गणराज्य बना दिया गया। इसके बारे में
हम अगली वीडियोस में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपका इंटरेस्ट इसमें खत्म हो जाएगा। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। आपका दिन शुभ हो।